कहानी सडाम एक नवीनीकरण डॉक्टर अजय प्रताप सिंह के अपने अंतर्विरोध के साथ आगे। वो सुमन के बारे में सोच रहा था। उसकी ये आतुरता कितनी ठीक है, जाने बगैर उसकी निगाहें बार बार सीढ़ियों की ओर मुड़ जा रही थी। सुमन आते के साथ सबसे पहले ऊपर जाती थी, अपनी दीदी सहेली जो कुछ समझिए से अपनी हाजिरी बजा आने। वो ख्यालों में डूब गया। सुमन को हमारे यहाँ मंजू ही लेकर आई थी, हमारे साथ काम करने के लिए। उसकी मुलाकात सुमन से उसके एक दोस्त संजीव रंजन के यहाँ हुआ था। वही मुलाकात धीरे धीरे मिलते जुलते दोस्ती में तब्दील हो गई थी। सुमन बहुत दिनों से घर पर बैठी थी, कहीं कोई काम वाम नहीं कर रही थी। अपना प्राइवेट क्लिनिक भी उसने अभी नहीं शुरू किया था। उसका पति विनय सिंह दूसरे शहर, जो बहुत दूर नहीं था, वहाँ अपना अच्छा खासा प्रैक्टिस जमा रखा था। मंजू के बहुत समझाने बुझाने पर ही वो हमारे हॉस्पिटल में असिस्टेंट के तौर पर हाथ बटा देने के लिए तैयार हो गई थी। अभी उसकी ज़िंदगी जिस दौर से गुजर रही थी, उसमें काम धाम अच्छी तरह से कर पाना मुमकिन नहीं था। वैसे तो हमारी बातचीत मरीज और मरीजों के इलाज के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। कुछ ज़्यादा नहीं जान सका था उसे, फिर भी बीच बीच में इधर उधर की बातें, रोज़मर्रे की खबरों पर भी जिक्र छिड़ ही जाता था। उसमें ज़्यादातर राजनीतिक खबरें हुआ करती थी। जो न्यूज़ में सुना उसी पर विवेचना करने लगे। सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन पर बातें शायद अभी तक कभी नहीं हुई थी या कम ही हुई थी। हो सकता है अभी हम एक दूसरे से ज़्यादा नहीं खुले थे। उसके आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठते ही मेरी जुबान जैसे अनियंत्रित हुई जा रही थी। वो इस बात के समाधान निकालने में कितनी मददगार साबित होगी, और इस कारण इसकी अनौचित्यता की परवाह किए बगैर अपने मन के उस अंतर्विरोध को जो फूल सिंह पैदा कर गया था, उसके समक्ष रख ही दिया। काम समाप्त कर फिर से आउटडोर चैम्बर में बैठने के बाद थोड़ा संयमित होते ही मैंने उसके चेहरे पर एक गहरी नज़र डालते हुए पूछ बैठा। इस पर इतना विश्वास पहले शायद कभी नहीं जताया था। मैं जो नामकरण चाहता हूँ, जो नवीनीकरण चाहता हूँ, उसके लिए क्या करना होगा? कैसे होगा ये सब? क्या ये सपना संभव हो सकेगा? इतनी आत्मीयता अजय प्रताप से उसने पहले कभी नहीं पाई थी। सो हमेशा नपे तुले बोलने वाली ऐसे बोल पड़ी जैसे पहले कई मर्तबा इस तरह से खुलकर बातें हुई हों, मगर कुछ बोलने के पहले थोड़ी देर के लिए जैसे किसी ख्यालों में डूब गई। फूल सिंह नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा था उसे, और वही व्यक्ति होने का आभास डॉक्टर अजय द्वारा सुनाई गई कहानी की वजह से और भी ज़्यादा हो रहा था। सुमन को जिंदगी की किताब के बहुत पीछे का पन्ना याद हो आया। उसे वो क्लासरूम उसकी आंखों के सामने उतर गया। फूल सिंह और उसका मित्र नवीन मिश्रा साथ साथ क्लासरूम में आते तो थे, मगर नवीन मिश्रा के लिए पहला बेंच जैसे रिजर्व था, वहीं सारे के इधर उधर खिसक कर जम जाता। उसके लिए देर हो या सवेर सीट बन जाता था या बना दिया जाता। वहीं फूल सिंह नजरें झुकाए, बालों में तेल चबोते, करीने से चिपकाए हुए सीधी कभी चौथी तो कभी पांचवी सीट पर किनारे की तरफ खुशी खुशी अपनी जगह ले लेता। नवीन मिश्रा कभी पीछे मुड़कर अपने मित्र को देख लेता, तो कभी क्लासरूम के बीचों बीच दरवाजे के दूसरे पोर्शन में सर की कुर्सी के दोनों तरफ लगे बेंचों पर बैठी हम लड़कियों के ऊपर निगाहें दौड़ा कुछ बुदबुदा जाता। उसकी उपस्थिति से ऐसा लगता जैसे पूरे क्लास का बॉस हो। सर बीएन सिंह के मित्र के पुत्र होने के नाते हर वक्त सर द्वारा दुलारा पुचकारा जाता। क्लासरूम के औपचारिकता को भंग करते हुए कितनी ही बार सर उसके घर परिवार और मित्र उसके पिता के बारे में बातचीत कर लिया करते, जिसकी वजह से उसका सीना हमेशा गर्व से फुला रहता। दूसरी तरफ फूल सिंह बिल्कुल सहमा सा रहता और सर से यदा कदा फटकार सुन लिया करता। बाकी बच्चों से कुछ ज़्यादा ये शायद सर की तरफ से उसका पढ़ाई में बहुत अच्छा होने और कुशाग्र होने के इनाम हुआ करता था। यह समझ लीजिए कि उसके तरफ उनका विशेष ध्यान देने का सबूत। सवाल बनाने में उसका स्पीड मुझसे बस थोड़ा ही कम था। फर्स्ट मैं करती तो सेकंड वो। ये स्पीड डिफरेंस उसका ध्यान कहीं और होने की वजह से हो सकता होगा,
मेरी तरफ उसकी तिरछी नज़र लगी रहती थी। एक दिन उसका यह ध्यान भटकाव सर की नज़र में खटक गया और पिछले वाले दिन घर बाहर का जितना गुस्सा था सब उसके ऊपर ढड़का दिया। तुम दलित लोग कभी नहीं सुधरोगे। दबे कुचले रहने की तुम्हारी आदत सी बन गई है। पढ़ने लिखने में तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं लगता। कहाँ ध्यान भटकाते रहते हो। खुद भी ठीक से नहीं पढ़ते, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हो। यही हाल रहा तो ज़िंदगी में न जाने तुम लोग क्या करोगे। मंजू की ये बातें सुनकर डॉक्टर अजय प्रताप की दिमाग का तार एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए कहीं और जा जुड़ा। सुशांत ने जो शब्द इस्तेमाल किया था, सर ने वो तो नहीं कहा, मगर जो कुछ कहा वो इतना अपमानजनक था कि किसी के मन को विक्षिप्त कर देता। सुमन आगे कहती रही, फूल सिंह बहुत दिनों तक क्लास नहीं आया। जाने अनजाने मुझे उसका इंतज़ार रहता। वो किनारे वाला सीट चौथी पाँचवीं पंक्ति वाला खाली दिख जाता। कुछ दिनों बाद मैं बीमार पड़ गई। महीनों ही क्लास छूट गया और बस छूट ही गया। फूल सिंह दोबारा क्लास लौट कर आया या नहीं, सर की बातों ने उसके भीतर कोई परिवर्तन लाया कि नहीं, ये मैं नहीं देख सकी, नहीं जान सकी। सुशांत किसी से खुद को डोम नहीं सडाम बुलवाए। ये नामकरण, ये नवीनीकरण तो होना चाहिए। अपने साथ इन 15 सालों में जो घटित हुआ था, उस आक्रोश विषाद को अंदर घोंट कर कहना शुरू किया। सर, आप नाम बदलना चाहते हैं, सडाम रखना चाहते हैं, क्यों? आपका अंतर्विरोध कहता है कि नाम बदलकर आप कुछ बराबर करना चाह रहे हैं। वही असमानता जो आपके भीतर विरोध पैदा कर रहा है। ये जो जातियां हैं जिनसे हम बिलोंग करते हैं, राजपूत, पंडित, भूमियार, कायस्थ, डोम वगैरह, दरअसल हमारे जन्म को दर्शाता है। मगर दुर्भाग्यपूर्वक डोम अपने इस नाम से अपने काम को मानो परिलक्षित कर जाता है। वरना डोम इस शब्द को सुनते ही हमारे आपके मन में अंतर्विरोध क्यों पैदा होता, जबकि बाकी सब तो फक्र महसूस कर अपनी जन्म, जननी और जाति का उल्लेख कर जाते हैं। इस नाम को सुनते ही इसके काम का याद आ जाना, इस नाम के जन्म की कहानी जो इसको बांट कर दिए गए काम से शुरू हुआ, इसका नाम बदलने का आधार हो सकता है। क्योंकि अब कोई भी जाति अपने लिए मुकर्रर काम, जिनके आधार पर इन जातियों के नाम रखे गए, करने को न तो बांधित है न ही बाधित। आपने सही कहा सर। अब डॉक्टर फूल सिंह भी एक डॉक्टर होने के बावजूद अपनी इस जाति के नाम से आपके भीतर के विरोध पैदा करने में सफल हो गए। यूँ अगर आपने इस अंतर्विरोध को समाप्त करने की आकांक्षा अपने मन में जगाई है तो यह सर्वथा उचित, तर्कोचित और निर्णयात्मक है। इसमें विवाद करने की या सवाल उठाने की तर्कोचित कोई कारण तो नहीं जान पड़ता, मगर वो लोग जो इस बात की गलत व्याख्या कर बैठे हैं और अपनी मानसिकता को फैलाने के लिए विभिन्न आधारहीन तर्कों का सहारा लेते हैं, उन्हें और उनके इस फैलाव से लड़ना होगा, रोकना पड़ेगा उन्हें इस तरह सोचने और व्याख्यात करने, जिसके कारण इसका नाम सडाम कर देने का कोई औचित्य ही सिद्ध नहीं होगा उनके अनुसार। ना जाने क्यों कुछ लोग, ना जाने क्यों समझ नहीं आता इसका नाम से इसके काम का परिलक्षण आज भी देखते रहना क्यों चाहते हैं, और जातियों की जन्म की सही कहानी से लोगों को कोसों दूर रखना चाहते हैं क्यों? इनमें उनका क्या कितना स्वार्थ छुपा हुआ है। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ें खींचने लगी, माथे पे बल पड़ने लगे, भ्रिकुटियाँ भी थोड़ी थोड़ी तन गई। उसे बहुत कुछ और याद आकर सालने लगा, जैसे आगे और कुछ अब वो बोल नहीं पाएगी। वैसे उसके लौटने का वक्त भी काफ़ी पहले निकल चुका था। सो अचानक से वो उठ खड़ी हुई और धड़धड़ा के अपना बैग उठाया और घड़ी की तरफ देखते हुए सर से उनकी प्रतिक्रिया या स्वीकृति लिए बिना कमरे से बाहर निकल गई। सर, कल बिल्कुल टाइम पर आ जाऊंगी, उसने कहा। सुमन की कहानी अगले भाग में। कहानी सडाम एक नवीनीकरण डॉक्टर अजय प्रताप सिंह के अपने अंतर्विरोध के साथ आगे। वो सुमन के बारे में सोच रहा था। उसकी ये आतुरता कितनी ठीक है, जाने बगैर उसकी निगाहें बार बार सीढ़ियों की ओर मुड़ जा रही थी। सुमन आते के साथ सबसे पहले ऊपर जाती थी, अपनी दीदी, सहेली, जो कुछ समझिए, से अपनी हाजिरी बजा आने। वो ख्यालों में डूब गया। सुमन को हमारे यहाँ